नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए सोशल साइंस के अंतर्गत एनसीईआरटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में मुख्य तौर पर हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? महाजनपद काल का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ महाजनपद टॉपिक से किस प्रकार से पूछे गए हैं। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्योंकि तो इस प्रकार से एग्जाम में तमाम प्रकार के क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। वर्ष 2011 से अब तक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कथन और कारण वाले भी एग्जाम में क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेंगे? अगर आप लोग इन नोट्स को खरीदना चाहते हो, नोट्स की विशेषता की अगर मैं बात करूं, खुद मैंने हैंड रिटन इन नोट्स को आप सभी लोगों के जरिए बनाया है जो बार बार असफल हो रहे हैं। तो उन लोगों के लिए नोट्स फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि हर चैप्टर का संपूर्ण कंटेंट के साथ उसके प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि अब तक आए हुए हैं। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको इन नोट्स में मिलने वाले हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल कम प्राइस में आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर मैं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ लोग जो महाजनपद काल का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, तो उस दौरान कुछ लोग शासक कैसे बन गए थे। तो बात थी 3000 साल पहले की। तो कुछ बड़े बड़े यज्ञ लोग किया करते थे और राजा के रूप में वो प्रतिष्ठित हुआ करते थे। तो यज्ञ के जरिए उसमें एक यज्ञ शामिल था, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता था? घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसके साथ लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था, है ना। घोड़े को यहाँ पर में छोड़ा जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा इसके लिए उपहार लाते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ अश्वमेध यज्ञ की बात की गई है। चलिए इसको यहाँ पर छोड़ करके आगे यहाँ पर बात कर लेता हूँ। कुछ 4 वर्ण यहाँ पर आपके बताए गए हैं। सामाजिक वर्ग कितने थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन तथा यज्ञ कराना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। वहीं क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम था खेती करना, पशुपालन करना या व्यापार करना। वहीं शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। यहाँ पर बात करने वाले हैं जनपद की। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद अब आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस पद। जन का मतलब लोग और पद का मतलब जहां पर वो पैर रखता है, यानी कि लोगों के पैर रखने की जगह को ही जनपद कहा जाने लगा था। जिन्होंने यज्ञ किए थे वो राजा कहलाने लगे थे। तो कुछ एक प्रकार से पुरातत्वविदों ने एक जगह पर खुदाई की। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। तो यहाँ पर खुदाई की गई थी। किन स्थानों पर की गई थी? मेरठ का हस्तिनापुर हो गया, ठीक है ना, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दिल्ली का पुराना किला हो गया और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, याद रखना। अब आगे यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर खुदाई में लोग को मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के भी हुआ करते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में पाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं महाजनपद की। अभी मैंने आपको जनपद के बारे में बताया, अब आपको महाजनपद के बारे में बताऊंगा।
करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो बात है 2500 साल पहले की। तो पहले महाजनपद कब विकसित होने लगे आपके? तो 2500 साल पहले महाजनपद विकसित होने लगे। जैसे ही महाजनपद विकसित हुए तो राजा ने उसकी किलेबंदी शुरू कर दी। जैसे ये कोई महाजनपद है तो इसके चारों ओर लकड़ी या पत्थर का क्या बना दिया? दीवार बना दी, है ना, ऊंची ऊंची दीवार बना दी। ये किलेबंदी क्यों की जाती थी अब आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद जैसे यहाँ पर आपके दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वैशाली, मगध, बज्जी, है ना, ये हस्तिनापुर, है ना, ये सारे के सारे आपके यहाँ पर में दिए गए हैं। अब यहाँ पर मैं बात करने वाले हैं कि ये लोग आखिर किलेबंदी क्यों कराते थे। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति प्रदर्शित करना भी चाहते थे। ठीक है ना। तो किस लिए किया? ये अन्य लोग के आक्रमण से डर करके इन्होंने निर्माण किया किलेबंदी का, और अपनी समृद्धि या अपनी सत्ता या प्रदर्शन दिखाने के लिए निर्माण किया। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था, जिसको स्त्री पुरुष दोनों ने मिलकर के यहाँ पर परिश्रम किया होगा, क्योंकि किलेबंदी करने के लिए इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए अब इन्होंने क्या कर दिया? अब इन्होंने कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। ये जो दीवार आप लोग देख सकते हो, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले किया गया था। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन दी गई है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब राजा सेना रखने लगे थे, है ना। महाजनपद में क्या होने लगा? राजा लोग सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, ठीक है ना, आहत सिक्कों के रूप में भी होता था। अब कर व्यवस्था यहाँ पर में आ गई महत्वपूर्ण। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित कर वसूलने लगे। अब वो रेगुलर कर टैक्स वसूलने लगे थे। जैसे फसलों पर कर वसूलने लगे थे, कारीगर यानी कि शिल्पकारों पर कर वसूलने लगे थे, पशुपालक को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में देना पड़ता था, पशुपालक को भी कर देना पड़ता था, दूध दही मट्ठा के रूप में, है ना, व्यापारियों को भी देना पड़ता था, आखेट जो शिकारी लोग थे उनको भी, और संग्राहक लोग को जंगल से प्राप्त जो वस्तुएं मिलती थी उनको राजा को देनी पड़ती थी। तो यहाँ पर मैंने कर व्यवस्था के बारे में आपको बताया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी क्यों थी? अपने बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, या शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए थी? तो शासकों के आक्रमण का भय था, वे स्वयं की रक्षा के लिए सुनिश्चित करना चाहते थे, तो सही हो जाएगा। वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, ठीक है ना, वे इनकी समृद्धि और शक्ति को भी प्रदर्शित करते थे, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन सबसे उपयुक्त जो आंसर यहाँ पर माना गया है, ठीक है ना, वो यहाँ पर डी वाला माना गया है। महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी क्यों की जाती थी? मजबूत किलेबंदी की जाती थी क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, किस काल में कर प्रथा का? तो कर प्रथा भी मैंने आपको बताई, टैक्स वाली। तो महाजनपद की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं, तो महाजनपद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, कथन और कारण वाला। लगभग 2500 वर्ष पहले यानी कि 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बिल्कुल सही है। कारण, सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई, सेनाओं के रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली व्यवस्था लागू की गई। तो ये दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, सेना भी रखी गई, कर को भी वसूला जाने लगा
और ये क्वेश्चन और एक कर से संबंधित आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में नहीं है? तीसरा वाला नहीं है ना, ये वाला यहाँ पर गलत है। बाकी सभी पर कर वसूला जाता था, आखेटक से, संग्राहक से भी, व्यापारी से भी, चरवाहों से भी, लेकिन ज्यादातर फसलों का कर उपज आधा निर्धारित था, आधा नहीं, कुछ भी दे दो उनको, है ना, नियमित देना पड़ता था। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग नोट्स को खरीद लेना ताकि अच्छे ढंग से आप जानकारी को समझ पाओ, ठीक है ना। यहाँ पर सारी जानकारी आपकी दी गई है। जैसे टैक्स की, अगर मैंने अभी आपको टैक्स के बारे में यहाँ पर मैं बताया था, तो फसलों पर कर, कारीगर पर कर, पशुपालक या जानवर के उत्पाद के रूप में कर, व्यापारियों से कर, आखेट या खाद्य संग्राहक, फल फूल शिकार मतलब कि दिया करते थे। अब टैक्स के बाद में बात करूंगा महाजनपद में कृषि परिवर्तन की। कृषि परिवर्तन क्यों हुआ? लोहे के कारण खेत जोतने के लिए काम में आता था बड़े बड़े फाल, और धान की खेती होने लगी, धान की फसल उपजाएगी, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी थी। फिर मैं बात यहाँ पर करूंगा मगध महाजनपद की, है ना। मगध महत्वपूर्ण हो गया था, गंगा और सोन नदी के बीच में था। ये सारा का सारा आपको नोट्स में देखने को मिलेगा, जो कि मैंने खुद ही नोट्स बनाए हैं आप सभी के लिए। इस युग में कृषि में बड़े दो परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना से लोहे के फाल से आसानी से जोता जाने लगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, लोग धान उगाने लगे, खेत, ठीक है ना, खेत में बीज छिड़काकर धान उपजाने से रोपण करने लगे। अब पहले की तुलना में ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार ज्यादा होने लगी। अब मगध महाजनपद की बात कर लूं यहाँ पर, मगध की, है ना। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। गंगा तथा सोन नदियां मगध से होकर के बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी ये नदियां। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ियां भी मिलती थी। इसके अलावे इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। तो मगध में क्या क्या पाया जाता था? लोहा पाया जाता था, जमीन उसकी उपजाऊ थी क्योंकि गंगा और सोन नदियों का किनारा था। मगध में दो महत्वपूर्ण आपके दो शक्तिशाली राजा हुए, बिंबिसार हुआ और अजातशत्रु हुआ। अन्य जनपद को जीतने के लिए हर संभव ये साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का इस क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की मतलब की राजधानी बना रहा। उसके बाद पाटलिपुत्र पटना को राजधानी बनाया गया लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। तो बिंबिसार पहला महत्वपूर्ण शक्तिशाली था, दूसरा अजातशत्रु, है ना। तो दो महत्वपूर्ण थे आपके बिंबिसार और अजातशत्रु। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपको दिखाना चाहूंगा, कहाँ गया, ये रहा आपका, है ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार, है ना। बिंबिसार के बारे में आपको बताया। फिर उसके बाद अजातशत्रु यहाँ पर महत्वपूर्ण शासक आपका हुआ था। और फिर आगे बात है 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पर पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तो सिकंदर जब भारत को लूटने का प्रयास से यहाँ पर आया था ब्यास नदी के किनारे, तो उसके सेना के लोगों ने उसको भयभीत कर दिया और कहा कि भारत के शासकों के पास में पैदल सेना है, रथ सेना है, हाथी की सेना है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लौट जाओ। इसलिए सिकंदर लौट गया, पूरी तरह सफल ना हो पाया, ठीक है ना। ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब एक और महाजनपद है यहाँ पर बज्जी। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। इसके नजदीक बज्जी था, मगध के नजदीक था बज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली विहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। महावीर और बुद्ध किससे संबंधित थे? तो गढ़ से ही संबंधित थे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको महावीर और बुद्ध के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। वहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे। बहस और वाद विवाद के जरिए
तय करते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कम्मकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं ले सकते थे। एक महत्वपूर्ण सामने जानकारी निकल के आई है। गढ़ या जो संघ हुआ करते थे उसमें आपकी सभाएं भी चलती थी, चर्चाएं भी हुआ करते थे, वाद विवाद भी हुआ करते थे। तो उसमें कौन लोग शामिल नहीं हुआ करते थे? तो स्त्रियां शामिल नहीं हुआ करती थी, दास, नौकर, गुलाम शामिल नहीं हुआ करता था। कम्मकार या कर्मकार, कुम्हार जिसको कह लो, है ना, कम्मकार यानी कि काम करने वाला, इसमें शामिल नहीं हुआ करता था, सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कमेंट, अगर आपने यहां तक इस वीडियो को वॉच कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, यानी कि अपने जनपद का नाम लिखो, क्योंकि जनपद टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। आप किस जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। तो स्त्रियां यहां पर में भाग नहीं लेती थी। बज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो ये भी जानकारी मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर दी गई है। ठीक है ना। बस टॉपिक आपका यहाँ पर हो जाता है खत्म। और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उन राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, जिसको आपको नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या जानकारी बताई, बज्जी की जानकारी यहाँ पर बताई, गढ़ संघ का राजा हुआ करता था, स्त्रियां, दास यहाँ पर सभा का हिस्सा नहीं हो सकती थी। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।